मुझको अपनी शादी का दिन आज भी याद है। चाचा के बेटे के साथ मेरी नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन यह सफर कुछ ही दिनों में एक भयानक सपना बन गया। एक रात उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। उसकी जुबान पर गालियों और बदतरीन इल्जामों का झड़ था। तुम एक बदचलन लड़की हो, वो चिल्लाया। मेरे दिल में जैसे शोले भड़क उठे। उस रात मैं रोते हुए सो गई। दिल दर्द से चूर था। सुबह जब बिस्तर से उठी तो मेरे जिस्म में बहुत दर्द था, जैसे किसी ने मुझे मारा हो। जब मैं नहाने गई तो सांस हल्का में अटक गई। मेरे जिस्म पर जगह जगह नीले निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने बेरहमी से मारा हो। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। मुझे तो कुछ भी याद नहीं था। यह सिलसिला रोज होने लगा। हर सुबह मेरे जिस्म पर नए नीले निशान होते। मेरा जिस्म दर्द से टूट रहा होता, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं था। रात का कोई भी हिस्सा मेरे जहन में नहीं था। इस पूरा सरार और भयानक हालत ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि इस राज को जानकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। मैंने चुपके से अपने कमरे में एक कैमरा छिपा दिया। उस रात मैं डर के साए में सोई। अगले दिन जैसे ही उठकर देखा तो वही मंजर था, नए नीले निशान और दर्द से बेहाल जिस्म। मैंने जल्दी से कैमरा खोलकर देखा। कैमरे की स्क्रीन पर जो मंजर था उसे देखकर मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। मेरे होशो हवास जैसे उड़ गए। उसमें तो मेरी ननद मेरे ऊपर। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। मुझे सुबह सवेरे उठने की आदत तो न थी, मगर जब भी मैं शहर की भीड़भाड़ से अपने गांव आती थी तो सुबह होते ही मेरी आंख खुल जाती थी। गांव का जीवन शहर की जिंदगी से बिल्कुल अलग था। जब भी मैं शहर की गहमा गहमी से थक जाती तो गांव के शांत माहौल में सुख की सांस लेने चली आती थी। यह वो जगह थी जहां मैंने अपना बचपन गुजारा। यहाँ की हर गली और हर पगडंडी मेरे लिए इतनी जानी पहचानी थी कि मैं आंखें बंद करके भी चल सकती थी। हमेशा की तरह इस बार भी मैं शहर से कुछ दिन के लिए गांव रहने आई थी। वैसे तो यहाँ हमारा पुश्तैनी ठिकाना भी था, मगर मुझे हमेशा अपनी मामी के यहाँ रहना ही पसंद था। उनकी ममता भरी छांव मुझे हमेशा मेरी माँ की याद दिलाती थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। एक बेटी की शादी हो चुकी थी और एक बेटा और बेटी लगभग मेरे हमउम्र ही थे। मामी का सबसे बड़ा बेटा रोहन मुझसे कुछ ही साल बड़े होंगे। वह शांत और अलग थलग रहने वाले इंसान थे। मुझे लगता जैसे वह किसी और ही दुनिया में रहते हैं और खुद से भी ऊब चुके हैं। मैं उनके बिल्कुल उलट थी। मैं रंगों और सपनों की दुनिया में रहने वाली, बेसाख्ता हंसने वाली एक जिंदा दिल लड़की थी और अपने दोनों छोटे कजन्स के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी। मैं जब भी वहां जाती हम कई कई घंटे गांव घूमने में बिता देते। गांव में मेरे और भी रिश्तेदार रहते थे। इन्हीं रिश्तेदारों में से एक मेरे काका और काकी थे। वैसे तो वह मेरे पिताजी के कजिन थे, मगर हमारा उनसे सगे चाचा और चाची वाला ही रिश्ता था। काका एक खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान थे। मैं अक्सर उनके घर भी रहती थी, मगर उनके बच्चों से मेरी ज्यादा बातचीत नहीं थी। उनका बड़ा बेटा जाफर किसी दूसरे शहर में पढ़ता था और उसके अलावा उनकी एक बेटी राधा थी जो मुझसे कम ही बात करती थी। मेरी ज्यादा बात काका और काकी से ही होती थी। मेरा नाम जैनब है, मगर गांव में रहने वाले सब लोग मुझे बानो के नाम से पुकारते हैं। मेरी जिंदगी की कहानी बहुत अजीब होने के साथ साथ बहुत दिलचस्प भी है। मेरा बचपन गांव में गुजरा था और मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा यहीं रहकर हासिल की थी। मैं अभी कम उम्र में ही थी कि मेरे माता पिता ने शहर में जाने का फैसला किया। जाहिर तौर पर यह फैसला मेरे और मेरे भाई बहनों के बेहतर भविष्य के लिए किया गया था, मगर मैंने जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा मैं गाँव आने जाने लगी। शहर जाने के बाद मैं जितनी बार भी गाँव आई, मेरे माता पिता ने कभी मुझे हमारे पुश्तैनी घर में रहने की इजाजत न दी। आज भी मुझे मेरे बचपन के वो दिन याद थे जो मैंने इस घर के आंगन में खेलते हुए गुजारे थे। वो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती यादें थीं। आज सुबह से ही मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक रखा था। यूं लगता था मानो अभी बरस पड़ेंगे। और वाकई कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। मैं और मेरी ममेरी बहन समीना पकौड़े बनाने रसोई की तरफ भागे। हम दोनों ही बारिश के दीवाने थे। हम अभी पकौड़े बना ही रहे थे कि मैंने रसोई की खिड़की से देखा कि बाहर के दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ है। मैं तेजी से बाहर की तरफ बढ़ी। आने वाला मेरे लिए अजनबी नहीं था। वह मेरी मामी का सबसे बड़ा बेटा रोहन था। मैं चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उसकी तरफ बढ़ी और नमस्ते किया। उसने एक पल रुककर मेरी तरफ देखा और फिर सिर झटक कर मेरे पास से गुजर कर चला गया। मैंने भी अपना रुख रसोई की तरफ कर लिया। उसकी बेरुखी मुझे हमेशा एक अजीब से एहसास में मुब्तला करती थी। वह जितना दूर दूर रहते थे मैं उतना ही उनकी तरफ खींचने लगी थी। कभी कभी मुझे लगता था कि वह जानबूझकर ऐसा करते हैं, मगर मैं तो फिलहाल अपने दिल की बदलती धड़कनों से परेशान थी। वह जब भी मेरे पास से गुजरते मानो मेरे दिल की दुनिया हिला जाते। मैंने अपने एहसास कभी खुद से भी नहीं कहे थे। ये मेरे लिए एक बिल्कुल अजीब सिचुएशन थी। मैं आज अपने काका के घर जा रही थी।
चलते चलते मेरी सांसें फूलने लगीं तो मैं कुछ देर सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी तो दोबारा से चलने लगी। थोड़ी देर बाद काका के घर का दरवाजा नजर आने लगा। मैंने कदम तेजी से बढ़ाते हुए रास्ता तय किया और दरवाजे पर पहुंचकर जोर से दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया, मगर वहां खड़ी शख्सियत को देखकर मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। वह काका का बेटा जाफर था जो शहर में रहता था। मैंने उसे काफी अरसे बाद देखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वह एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। मैंने उसे दरवाजे पर ही गुमसुम देखकर उसकी आंखों के आगे हाथ लहराया तो वह एक तरफ हो गया। उसका अंदाज मुझे थोड़ा अजीब लगा। खैर, मैं अंदर की तरफ बढ़ गई। काका और काकी हमेशा की तरह मुझे देखकर खुश हो गए थे। उनकी बदमिजाज बेटी राधा दूर से ही हाय बोलकर बाहर चली गई। मैं जब भी आती वह घर पर कम ही दिखाई देती थी। मुझे उसका यह रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह एक बहुत ही अजीब लड़की थी। अपने माँ बाप से भी लापरवाह रहती थी। हर वक्त न जाने किस दुनिया में खोई रहती थी। उसकी हरकतें भी संदिग्ध थीं। लोग तो उसे पागल और दीवानी तक कहने लगे थे, मगर उसे मानो इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं था। मैंने बहुत बार चाहा कि मैं उससे बात करूं कि कम से कम अपने माता पिता का ख्याल ही रख लिया करे। उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए ही सही, कुछ पल के लिए उनके पास भी बैठ जाया करे, मगर वह किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। तभी मैं भी आज तक उससे कोई बात नहीं कर पाई थी। काकी ने मुझे अंदर बुलाया तो मैं उनके साथ अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गई। दोपहर के खाने और शाम की चाय से फौरिग होने के बाद मैंने काका और काकी से वापस जाने की इजाजत मांगी। उन्होंने रात रहने को कहा, मगर मैंने अगली बार का वादा करके उन्हें राजी कर लिया। अच्छा बेटी, अब अंधेरा फैलने वाला है, तुम ऐसा करो जाफर के साथ चली जाओ, ये तुम्हें छोड़ आएगा। काका की बात सुनकर मैंने बेसाख्ता उनके बेटे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर राजी होने के आसार देखकर मैं सबसे मिलकर बाहर आ गई। अभी हम घर से कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में हमें राधा आती हुई दिखाई दी। आदत के मुताबिक दूर से ही अपने भाई को हाथ हिलाकर आगे बढ़ गई। मैंने अपने चेहरे पर नागवारी के भाव सजा ली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगी। तुम मेरी बहन के रवैये से परेशान मत हो, वह तो ऐसी ही है मगर दिल की अच्छी है। कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए जफर ने सफाई दी। नहीं, मैं बुरा नहीं मान रही, मुझे अब आदत हो गई है। मैंने बेरुखी से जवाब दिया। उसने मेरी बेरुखी महसूस करके खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने मुड़कर उसे देखा। वह मुझे कुछ खास पसंद नहीं था। न उससे कभी कोई बातचीत हुई थी, मगर उसके बारे में हमेशा मुझे कुछ न कुछ खटकता रहता था। वह और उसकी बहन मेरे लिए एक पहेली थे। यह कैसी गुत्थी थी जिसे शायद मैं कभी न सुलझा सकूं, मगर मैं खुद को यह सोचकर तसल्ली दे देती कि कौन सा मैंने अपना भविष्य उनके साथ गुजारना है। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत मुझे किस मोड़ पर ले जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हमारे वहम और गुमान में भी नहीं होता, हमारे साथ वही हो जाता है, और इस अचानक बदलाव पर हम हैरान और परेशान रह जाते हैं। मैंने नजर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज गरूब होने वाला था। मुझे याद था कि मेरी माँ मुझे हमेशा इस वक्त बाहर निकलने से मना करती थी। मेरे साथ चलता शख्स और उसकी कैफियतों से बेपरवाह मैं खुद में गुम आगे बढ़ रही थी कि अचानक सामने वाले गड्ढे को देख नहीं पाई। इससे पहले कि मैं औंधे मुंह उसमें जा गिरती, उसने मुझे पकड़ लिया। कुछ पल को मैं ठिठक गई। वह बहुत गहरी नजरों से मुझे देख रहा था, जैसे आंखों ही आंखों में कुछ पैगाम देना चाह रहा हो। मैं एक अजीब सी कैफियत में फंस गई थी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो उसके ऐसे एकाग्रता को न समझ पाती। मैंने धीरे से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और चुपचाप उससे नजरें मिलाए बिना आगे बढ़ गई। पूरे रास्ते हमने कोई बात न की। उसकी एक बात जो मुझे अच्छी लगी वह यह थी कि वह मुझसे एक फासला रखकर चल रहा था। न जाने गांव के माहौल का ख्याल था या फिर वाकई वह ऐसा ही था। बहरहाल वह शाम कई दिनों तक मेरे दिमाग पर छाई रही। मैं मजीद कुछ दिन मामी के यहाँ रहकर प्यार भरे दिनों में वक्त गुजारकर अपने घर पहुंच गई। मेरे घर में मेरे 2 भाई बहन और बाबा के सिवा कोई नहीं रहता था। मेरी माँ हमारे बचपन में ही गुजर गई थी। मैं भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। बाबा ने हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस न होने दी थी। रात का दूसरा पहर था। जंगल में घुप अंधेरा छाया हुआ था। हर तरफ एक डरावनी खामोशी का राज था, मगर आज वहां कोई साया नहीं था, न ही कोई कदमों की आहट। मैं भी कुछ देर सुस्ताने के लिए एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ गई। मैंने नजर इधर उधर घुमाई। हर तरफ बस बड़े बड़े पेड़ों की कतार थी। वह देखने में इस वक्त बहुत ही डरावने लग रहे थे। हर तरफ सन्नाटे का राज था। बस कभी कभी कहीं से किसी जानवर की आवाज इस खामोशी को चीर देती थी, यूं जैसे अमावस की काली रात का समा हो। मैं दुबक कर बैठी आसपास का जायजा ले रही थी, मगर मुझे कहीं से भी इस जंगल का आखिर नहीं दिखाई दे रहा था। न जाने यह जंगल कितना बड़ा और घना था। मुझे तो बस हर तरफ विशालकाय पेड़ दिख रहे थे। मैंने थक हार कर घुटनों पर अपना सिर रख दिया। कुछ देर ही गुजरी होगी कि मेरे पास सरसराहट सी हुई। मैं एकदम चौंक गई। अजीब बात तो यह थी कि अब मुझे इस सब की आदत सी हो गई थी और मेरा डर काफी हद तक खत्म हो गया था। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो सामने एक सांप मेरे करीब जमीन पर रेंग रहा था।
मैंने अपनी सांस तक रोक ली और आंखें बंद करके दुआएं पढ़ने लगी। कुछ देर बाद मैंने जब आंखें खोलीं तो वह वहां नहीं था। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और सिर वापस घुटनों पर रखने ही लगी थी कि मुझे दूर पेड़ों के झुंड में एक साया हरकत करता हुआ दिखाई दिया। मैं अपनी जगह पर बैठे बैठे उसे देखने लगी, मगर वह मेरी तरफ बढ़ने की बजाय वहीं कहीं गायब हो गया। यह दूसरी बार हो रहा था। वह ऐसे ही प्रकट होता और फिर गायब हो जाता जैसे कभी था ही नहीं। ऐसा लगभग हर रात होने लगा था। शहर में जिंदगी बहुत तेजी से दौड़ती है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं इस दौड़ में हार जाऊंगी। मैं यूनिवर्सिटी की छात्रा थी और बीएसएससी के आखिरी साल में थी। मैं कोई बहुत लायक छात्रा तो नहीं थी, मगर फिर भी बहुतों से अच्छा पढ़ लेती थी। हमारे घर में पैसे की कोई कमी न थी। बाबा का अपना कारोबार था और गांव की जमीनों से भी अच्छी आमदनी आ जाती थी। अभी गर्मी का आखिरी हिस्सा चल रहा था कि मेरे भाई ने बाहर जाकर पढ़ने का फैसला किया। पहले तो बाबा न माने, मगर फिर उसकी जिद के आगे हार गए। उन्होंने उसके जाने से पहले एक बहुत बड़ी दावत रखी और गांव से रिश्तेदारों को भी बुलाया। मैं संभर कर तैयार हुई। मैं एक आकर्षक चेहरे की मालिक थी, मगर मेरी छोटी बहन जो इस वक्त कॉलेज में पढ़ रही थी, वह बेहद हुस्न से भरी हुई थी। इस दावत में भी वह हर एक से बढ़कर खूबसूरत दिख रही थी। गांव से आए मेहमान उसकी तारीफें किए जा रहे थे। मैं अंदर कमरे में थी, तभी मैंने देखा कि मामी और काका की फैमिलीज एक साथ अंदर दाखिल हो रही हैं। मेरी बेचैन नजरें किसी को तलाश कर रही थीं। तभी मामी के पीछे मुझे वह दिखाई दिए, मामी के सबसे बड़े बेटे और मेरे दिल के मालिक। न जाने कब और किस पल उन्होंने मेरा दिल चुरा लिया था। मेरे बेहद लगाव के बावजूद वह मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते थे, जैसे मैं उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। मगर मेरा दिल तो जैसे उनके कदमों में लिपटा जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब खाना खोला गया तो मैं भी अपनी प्लेट उठाकर सब कजन्स की तरफ बढ़ गई। काका की फैमिली से मिलते हुए मुझे एहसास हुआ कि किसी की नजरें बहुत गहराई से मेरा जायजा ले रही हैं। मैंने बेचैन होकर करवट बदली और गर्दन मोड़कर इधर उधर देखा तो दूर कजन्स के झुंड में खड़ा वह शख्स मुझे ही देख रहा था। वह जाफर था। मैंने उसके लगातार घूरने पर नागवारी से अपना चेहरा वापस मोड़ लिया। मेरा तो पूरा ध्यान ही अपने ममेरे भाई पर था। तभी मैंने उसे अंदर जाते हुए देखा। वह तेजी से अंदर की जानिब बढ़ रहा था। मैं भी उसके पीछे चल पड़ी। अंदर जाकर वह बाईं तरफ गलियारे में मुड़ गया। उसका रुख अंदरूनी कमरों की तरफ था। वह रहने की जगह थी जहां मेरे बाबा, बहन और भाई का कमरा था। मेरी बहन लाइबा का कमरा मेरे कमरे के सामने ही था। अगले ही पल मैं यह देखकर हैरान रह गई कि वह मेरी बहन के कमरे में दाखिल हो गया। कुछ ही देर बाद अंदर से मेरी बहन की तेज तेज बोलने की आवाज आने लगी, जिनमें से कुछ शब्द मेरे कानों में पड़े और कुछ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए। वह वक्त मेरे लिए बहुत ही तकलीफदेह था। जो शख्स मेरे दिल का मालिक था, वह मेरी बहन के कमरे में मेरे सामने दाखिल हुआ। इस हद तक बेतकल्लुफी देखकर मैं हैरान रह गई। वह रात मेरे दिल पर एक बोझ बनकर उतरी। वह खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, शायद परियों की दुनिया से आ भटकी थी। मैं न जाने कितने अरसे से इस साए और इस जंगल से भाग रही थी, मगर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। और आज वह मेरे सामने मेरी मार्गदर्शक बनकर आ खड़ी हुई। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने भी बिना कुछ पूछे उसका हाथ थाम लिया। उसने धीरे से मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा तो मैं कुछ लम्हों के लिए मंत्रमुग्ध रह गई। उसकी मुस्कुराहट दिल के तार छेड़ने वाली थी। हम आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। उम्र में वह मुझसे थोड़ी ही बड़ी होगी। कुछ दूर पहुंचकर मुझे एक झोंपड़ी दिखाई दी। इतने दिन बाद कोई घर देखकर मेरा दिल खुशी से झूम जाने को चाहा। मैं उसके साथ आगे बढ़ गई। अपने दिल की धड़कन मुझे साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे हम इस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। मेरा दिल खुशी के मारे एक पल को धड़कना भूल गया। मैंने न जाने कितने दिन बाद सूरज देखा था। मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही थी, मगर कुछ पल में ही मेरी खुशी मिट्टी में मिल गई। मैंने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, वह परी जैसी लड़की कहीं गायब हो गई। मैंने उसे हर तरफ ढूंढा। बेतहाशा मैंने चिल्लाकर उसे पुकारा, मगर फिर मैं अपनी चीख से ही डरकर उठ बैठी। थोड़ी देर बाद जब मेरे होश ठिकाने पर आए तो मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी जंगल में नहीं, बल्कि अपने घर के बिस्तर पर हूँ। मैंने पास पड़ा, पानी का गिलास उठाकर जग से उसमें पानी डाला और एक ही सांस में पी गई। न जाने इन सपनों का सिलसिला कब टूटेगा। यह सब एक भूत की तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मेरी जिंदगी का आधा सुकून इन सपनों ने और आधा सुकून महबूब की बेरुखी ने छीन लिया था। मैं घायल मुसाफिर की तरह रास्ता भूले बेयारो मददगार खड़ी थी। अगली सुबह वह भाई की रवानगी थी। हम सब उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने गए थे। वापसी पर मेरी नजरें लगातार मेरी छोटी बहन के चेहरे की तरफ थीं और वहां सिवाय झुंझलाहट के और कुछ नहीं था। मैंने अगले कुछ दिन उससे बात नहीं की। एक दिन वह मेरे पास आई और मुझसे मेरी बेरुखी के बारे में पूछने लगी। मैंने उससे साफ साफ बात करने का इरादा किया। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उसने मुझे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, वह उन्हें भाई समझती है और वह उसके पास किसी और वजह से आया था। उसकी पूरी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई और उससे माफी मांगी, जिस पर उसने मुझे अपने गले लगाकर माफ कर दिया। अगले कुछ दिन मेरे बहुत व्यस्त गुजरे।
मगर एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से वापस आने के कुछ देर बाद जब मैं रसोई में बैठी खाना खा रही थी तो घंटी बजी। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो मेरे काका की पूरी फैमिली सामने खड़ी थी। मैं हैरान सी एक तरफ हो गई और उन्हें अंदर आने को कहा। फिर जब तक वह वहां बैठे रहे मैं बेचैन ही रही कि न जाने क्या बातें हो रही हैं। कुछ देर बाद जब वह जाने लगे तो बाबा ने मुझे जो खबर सुनाई वह सुनकर मेरे होश पर मानो बम गिर गया। उन्होंने बताया कि काका और काकी मेरा रिश्ता लेकर आए थे। मैं अनिश्चितता की कैफियत में मुब्तला थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अभी मैं एक झटके से संभली ही नहीं थी कि उन्होंने मुझे एक और दिल दहलाने वाली खबर सुनाई कि बाबा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है और शादी की तारीख मेरे पेपर्स के बाद की तय की है। बाबा से इख्तिलाफ करने की हिम्मत हम में से किसी में नहीं थी। वह एक रूढ़िवादी और उसूलों के पक्के शख्स थे। मैंने कई दिन इस अजीब कश्मकश में गुजार दिए। एक दिन अचानक एक हादसा हो गया। एक बहुत ही गंभीर रोड एक्सीडेंट में हमारे बाबा की मौत हो गई। मेरा भाई फौरन वापस आ गया। बाबा को पुश्तैनी कब्रिस्तान में दफनाने के लिए गांव लाया गया। बाबा कई सालों बाद गांव आए थे मगर कफन में लिपटकर। हर एक आंख आंसुओं से भरी थी। हम भाई बहन सदमे से पस्त थे। सांत्वना देने आने वालों को मामी ही देख रही थीं। मेरे दिल की दुनिया मानो उलट पुलट हो गई थी। दर्द था कि खत्म नहीं हो रहा था। बाप के न होने का एहसास क्या होता है आज अच्छे से समझ आ रहा था। मगर दुख की बात तो यह थी कि जिसके दिलासे की मैं उम्मीद लगाए बैठी थी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह अजीब बेहिस इंसान था, रिश्ते नातों को अपने मफादात के लिए रौंदने वाला शख्स था। आज बाबा की मौत को 4 दिन हो गए थे। मेरे दिल में न जाने क्या समाई कि मैं हमारे पुश्तैनी घर चली आई। काश वक़्त थम जाए और वो लम्हे फिर लौट आए जिन लम्हों में सिर्फ सुकून था। यह दुआ मैंने न जाने कितनी दफ़ा की थी। हर वक़्त आंखों के सामने गुजरी जिंदगी की यादें एक फिल्म की तरह चलती थीं। कभी कभी यूं लगता कि मैं थक हार कर हिम्मत खो चुकी हूँ। दिल की गहराइयों में छुपा दर्द हद से बढ़ा तो मैंने पुश्तैनी घर का रुख किया। वही पगडंडियाँ, वही रास्ते, वही गलियाँ और वही जानलेवा कड़वी यादें सब एक साथ दिलो दिमाग पर हावी हुईं। पल पल बोझिल होता जा रहा था। हर कदम मानो एक सदी बन गया था। मैं अनजाने पहचाने रास्तों से गुजरकर उस घर की दहलीज पर आ खड़ी हुई। कुछ पल ही गुजरे होंगे कि किसी की आहट महसूस करके मैंने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। अंदर पहुंचकर मैंने देखा कि वह दर्द भरी कराहें मेरी मामी के मुंह से निकल रही थीं। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उन्हें संभाला। मुझे देखकर वह हिचकियों से रोने लगीं। फिर हम दोनों ही एक दूसरे के गले लगकर बेतहाशा रोए। कुछ देर बाद जब दिल का गुब्बार आंखों के रास्ते आंसुओं की सूरत बह गया तो मैं उठी और अंदर से झाड़ू उठाकर ले आई। मामी मुझे हैरत से देखने लगीं। मैंने आंगन की सफाई की और मामी से कहा कि मैं इस घर को फिर से आबाद करूंगी। मेरी बात सुनकर वह भी खुश हो गईं। यह वह घर था जहां मैंने अपना बचपन जिया था। मैं इस घर को फिर सूना कैसे रहने देती। मैं अपने भाई बहन के साथ इस घर में चली गई। मामी भी हमारे साथ रहने आ गईं। बस नहीं आया तो वह शख्स नहीं आया जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार रहा था। मगर जब वह मेरे मुश्किल तरीन दिनों में मेरे करीब नहीं था तो अब मेरे दिल में भी उसके लिए शिकवा आ चुका था। अब मैं अपने आने वाले कल के मुताल्लिक सोचती थी। एक दिन भाई ने काका लोगों और मामी से मशवरा करके मेरी शादी करके लाइबा के साथ वहां से जाने का फैसला किया। मैंने चुपचाप उसके फैसले पर सिर झुका दिया। यूं जो शादी मेरे पेपर्स के बाद होनी थी वह अब हो रही थी। इस तरह इमरजेंसी बेसिस पर होने वाली इस शादी को लेकर उस वक्त फिलहाल मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं थे, न ही मोहब्बत के न ही नापसंदगी के। मैंने बस जैसे खुद को वक़्त के बहाव पर छोड़ दिया था। इस सब में मेरी होने वाली ननद राधा का रवैया बहुत अजीब रहा। उसने किसी तकरीब में शिरकत नहीं की, यहाँ तक कि अपने भाई के रिश्ते के लिए भी नहीं आई थी। अगले हफ्ते सादगी से बारात आई और मेरा निकाह हो गया और उसके साथ ही रुखसती भी। अभी रुखसती को चंद घंटे ही गुजरे थे कि अजीब वाकया मेरे साथ हुआ। मेरी शादी मेरे काकाजाद से हुई थी। रात रोते हुए सोई। जब सुबह उठकर नहाने गई तो यह देखकर मेरी सांस रुक गई कि मेरे पूरे जिस्म पर नील के निशान थे और पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं मारा था। फिर यह रोज होने लगा। मेरे जिस्म पर रोज नील के नए निशान होते, लेकिन मुझे रात का कुछ याद नहीं था। एक दिन मैंने अपने कमरे में कैमरा छुपा दिया और जैसे ही सुबह उठी तो वापस जिस्म पर वही निशान थे। मैंने जल्दी से कैमरा खोलकर देखा तो आसमान मानो सिर पर आ गिरा, क्योंकि उसमें तो मेरी ननद राधा मेरे ऊपर कुछ सियाही जैसा पदार्थ गिरा रही थी जो कि सुबह मेरे उठने पर नील की शक्ल इख्तियार कर लेता। मैं बहुत उलझन में आ गई। मैंने पहले अपने पति से बात करने का फैसला किया, मगर फिर खुद ही इस फैसले को रद्द कर दिया, क्योंकि जो शख्स मेरे किरदार पर यकीन नहीं कर पा रहा था वह मेरी बात पर क्यों करता। मैं अपनी ननद से इस बारे में बात करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। काका और काकी से कैसे उनकी बेटी के बारे में बात करती। मुझे अंदाजा हो गया था कि आने वाले दिन मेरे लिए एक आजमाइश बनने जा रहे हैं। मैंने नोट किया कि कुछ दिन बाद मेरे जिस्म पर वह निशान बनना बंद हो गए थे और मेरी ननद का रवैया भी मेरे साथ काफ़ी बेहतर होता जा रहा था।
मुझे इसमें यह तब्दीली बहुत पसंद आई कि कम से कम कोई तो मुझसे बात करने वाला मिल गया था। धीरे धीरे मेरे और उसके बीच बेतकल्लुफी पैदा होने लगी, मगर मैं इस सब के बावजूद इस बारे में कभी बात न कर पाई। मैंने बहुत बार कोशिश भी की, मगर मैं यह सोचकर चुप हो गई कि अगर उसने भी मुझसे बात करना बंद कर दी तो मैं आखिर इन दीवारों में कैद होकर रह जाऊंगी। मामी कभी कभी मुझसे मिलने आ जाती थीं। वह बीमार रहने लगी थीं। एक दिन अचानक ही वह आईं और उनके साथ उनका वह शांत बेटा रोहन भी था। मैंने नोट किया, जितनी देर मैं उनके साथ बैठी रही, मेरे पति मेरी छोटी से छोटी हरकत को बहुत गौर से देखते रहे थे। उनका यह अंदाज मुझे बहुत अजीब लगा और अंदर ही मुझे कुछ खटक भी रहा था। वह नजरें शक से भरपूर थीं। इससे पहले कि मैं उनसे कोई सवाल कर पाती, वह बिना मुझे बताए शहर चले गए। 2 दिन तक जब वह वापस न आए तो मेरी ननद ने मुझे बताया कि वह वहीं बस गए हैं। मैं यह सुनकर सन्न रह गई। बेशक हमारे बीच खुशगवार ताल्लुकात कभी नहीं रहे थे, मगर इस तरह बिना इत्तेला दिए चले जाना मेरी समझ से बाहर था। मेरी जिंदगी ऐसे ही एक दायरे में कट रही थी। मैंने अब खुद को घर के कामों में मगन कर लिया था। हाँ, एक बात जो सबके दरमियान हुई वह यह थी कि मेरे ममेरे भाई रोहन का इस घर में आना जाना शुरू हो गया था। कभी किसी बहाने से तो कभी किसी बहाने से, और मेरी ननद ही उससे हर वक्त बात करते पाई जाती थी। सिर्फ नमस्ते दुआ के अलावा मैं इस शख्स से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। एक दिन अचानक मेरे पति घर आ गए। कुछ दिन सब नॉर्मल रहा। उनका यह रवैया देखकर मैंने हिम्मत करके उनसे सवाल कर लिया कि वह इतने दिन कहाँ थे। और यह मेरी आखिरी हिम्मत और मेरा आखिरी सवाल साबित हुआ। कहने को तो वह मेरा काकाजाद था, और वह काकाजाद जिसकी आंखों में मैंने अपने लिए मोहब्बत के रंग देखे थे, जो खुद आकर मुझे मांग कर गया था, उसका यह रवैया मेरी समझ से बाहर था। मेरे जरा से सवाल पर वह भड़क उठा। वह आंधी तूफान की तरह आया और हर चीज तहस नहस करके चला गया। मैं कोने में डरी सहमी खड़ी थी। हालांकि अब तक मुझे इस सब की आदत हो जानी चाहिए थी, मगर यह सब मेरी फितरत और जिस माहौल में से मैं आई थी उससे बहुत अलग था। मैंने आगे बढ़कर सारी टूटी चीजों को अलग किया, और जो सही सलामत बच गई थीं, उन्हें उनकी जगह पर रखकर कमरे को पहले वाली हालत में वापस ले आई। इस सब से फारिग होकर मैं थक हार कर सिर हाथों में गिराकर बैठ गई। न जाने और कितने दिन मुझे यह सब सहना था। अब मेरी बर्दाश्त धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। एक रात मैं अभी नींद में ही थी कि अचानक मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं बेसाख्ता उठकर बैठ गई। आवाज बराबर वाले कमरे से आ रही थी। मैं तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका तो वहां का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर मेरी ननद और मेरा ममेरा भाई मौजूद थे। मैं इस मंजर को बर्दाश्त न कर पाई और अपने कमरे की तरफ भागी और अंदर से दरवाजा बंद करके वहीं नीचे बैठकर रोने लगी। जो मैंने देखा था और सुना था, उस पर मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था। मुझे अपनी ननद पर तो पहले ही शक रहता था और एक बार उसकी तस्दीक भी हो गई थी, मगर अपने ममेरे भाई पर मैं अंधा भरोसा करती थी, और शायद इसी का फायदा उठाकर वह इस हद तक गिर गया था। अगली सुबह मेरी ननद मेरे कमरे में आई और मुझे कहा कि मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाई हूँ, कर लें। मैंने एक नज़र उसके हाथ में पकड़ी प्लेट पर डाली और उससे कहा कि ठीक है, इसको यहाँ पर रख दो। वह मुस्कुराते हुए वहां रखकर चली गई। उसकी मुस्कुराहट और धोखे से उस वक्त मुझे सख्त घिन आ रही थी। मेरा दिल किया मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर चली जाऊं। ये सोच आते ही मेरे दिमाग में एक नई सोच का दरवाजा खुल गया। फिर मैंने बहुत ही गुप्त तरीके से अपनी तैयारियां शुरू कर दी। साथ साथ मैंने अपनी ननद पर भी पूरी तरह नजर रखी हुई थी। एक दिन वह घर से निकली तो मैं भी उसके पीछे पीछे निकल गई। कुछ दूर जाकर मैंने देखा कि वह मिट्टी में कुछ दबा रही है, और फिर वह वहां से एक पुराने मकान में दाखिल हो गई। मैंने उसका पीछा जारी रखा तो मुझे पता चला कि वह एक टूटा फूटा और बदबूदार घर था। मैंने उसके अंदर झांका तो वहां का मंजर देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरी ननद एक लंबे अरसे से इस काम में शामिल है। मैं छुपकर वापस आ गई। मैंने अपने भाई बहन को पूरी बात बताई और उनसे मदद मांगी। सारी बात सुनकर दोनों ने मुझे एक योजना बताई, जो सुनकर मैं काफी इत्मीनान में आ गई। एक दिन मैं मामी के घर गई और उन्हें सारी हकीकत से आगाह किया, और यह भी बताया कि उनका बेटा भी काफी अरसे से इस सब में शामिल है। यह सुनकर वह बहुत दुखी हो गईं। कुछ दिन बाद मैंने गांव और देश छोड़ने का फैसला कर लिया। इंतजाम तो सारा मेरे भाई बहन ने पहले ही कर लिया था, बस अब सही वक्त का इंतजार था, और वह मुझे जल्द ही मिल गया। एक दिन घर पर कोई नहीं था तो मैं खामोशी से सामान लेकर मामी के घर गई। उन्हें अलविदा कहकर उनकी दुआएं लेकर मैं बस अड्डे की तरफ निकल गई। मैंने जब उस रात अपनी ननद और ममेरे भाई को कमरे में साथ कोई उल्टे सीधे मंत्र पढ़ते देखा था तो मैं तभी समझ गई थी कि यह दोनों किस काम में शामिल हैं, और फिर उस दिन मैंने ननद का पीछा किया तो मुझे सब बहुत अच्छे से समझ आ गया। वह दरअसल मेरी छोटी बहन को पसंद करता था और मेरी ननद उसे, मगर मेरी ननद हमेशा यही समझती रही कि वह मुझे पसंद करता है, इसलिए उसने अपने भाई को मेरे खिलाफ भड़काकर मुझसे बदगुमान कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, वह एक लंबे अरसे से काले जादू के कामों में शामिल थी। मेरे जंगल के सपनों में भी इसी काम का असर था। वह शायद
मानसिक तौर पर मुझे कमज़ोर करना चाहती थी और वह मेरी शादी खराब करके अपने मकसदों में किसी हद तक कामयाब भी हो गई थी। मगर इस सब के बावजूद वह ज़ात जो ऊपर बैठी है वह बहुत मेहरबान है। उसने मुझ पर भी अपना करम करके मुझे मजीद किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। मैंने जाते हुए एक खत अपने पति के नाम लिखकर उसमें तमाम बातें तफसील से लिख दी और साथ इस नाम निहाद रिश्ते से आज़ादी का परवाना भी मांग लिया। वह मेरे जिस ममेरे भाई को लेकर मुझ पर शक कर रहा था उससे तो अरसा हुआ मैंने उम्मीद रखना ही छोड़ दी थी। मगर जब तक मेरा यह खत उसे मिलेगा वह तमाम हकीकत से बाखबर होकर अपनी अकल पर रोएगा। तब तक मैं यहाँ से बहुत दूर अपने खालिस और सच्चे रिश्तों के पास होंगी। और रही मेरी ननद और मेरा ममेरा भाई, तो मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है कि वह अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेंगे। नए मोड़, नए किरदार और तकदीर का फैसला। जैनब, जिसे गांव में सब बानो कहते थे कि जिंदगी में नए मोड़ और किरदारों के शामिल होने से उसकी कहानी और भी दिलचस्प और पेचीदा हो जाती है। उसकी मोहब्बत, मायूसी और फिर अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने की जद्दोजहद की कहानी अब नए हालात और नए राजों के साथ आगे बढ़ती है। जब मैं शहर में वापस आई तो उसके भाई ने बताया कि एक नए पड़ोसी उनके करीब रहने आए हैं। यह एक बहुत आकर्षक और उम्रदराज शख्स था जिसका नाम अदिर शाह था। वह अपनी एक बेटी के साथ रहता था जिसका नाम नूरान था। नूरान एक बहुत खुशमिजाज और समझदार लड़की थी और उसकी मुलाकात मुझसे यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में हुई जहां वह भी पढ़ाई कर रही थी। नूरान और मैं जल्द ही गहरी दोस्त बन गईं और उनकी दोस्ती ने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी भर दी। नूरान की मदद से मैंने अपने टूटे हुए दिल को जोड़ना शुरू किया। वह मुझे शहर की गहमा गहमी में घूमने ले जाती और मुझे जिंदगी के खूबसूरत पहलुओं से वाकिफ कराती। एक दिन मैं और नूरान जब यूनिवर्सिटी के बाहर एक कैफे में बैठी थीं तो अचानक ऋतिक वहां नजर आया। ऋतिक को देखकर मेरा दिल एक बार फिर बेकाबू हो गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला और उससे नजरें चुरा लीं। यह देखकर नूरान ने पूछा कि वह कौन था और मैंने उसे पूरी कहानी बताई। नूरान ने ध्यान से मेरी बात सुनी और कहा कि एक मोहब्बत के लिए खुद को यूं तकलीफ देना गलत है। मैंने अपने भाई के मशवरे पर अपने पेपर्स के बाद एक दूसरे शहर में अपनी तालीम जारी रखने का फैसला किया। वहां मुझे एक हॉस्टल में रहने की जगह मिली जहां मेरी मुलाकात एक ऐसे किरदार से हुई जो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। ये किरदार एक उम्र दराज औरत बेगम हमीदा का था जो हॉस्टल की वार्डन थीं। वह शांत और अलग थलग रहने वाली थीं। मुझे उनकी शख्सियत में अपने ममेरे भाई ऋतिक की झलक नजर आती थी। बेगम हमीदा ने भी मेरी खामोशी को भांप लिया और एक दिन मुझे अपने पास बुलाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? क्या तुम्हारे दिल में कोई राज है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? मैंने बेगम हमीदा से अपने दिल की सारी बात कही और उन्हें ऋतिक, जाफर और राधा के बारे में बताया। बेगम हमीदा ने मेरी पूरी बात सुनकर एक लंबी आह भरी और कहा, बेटी, जो कुछ तुमने देखा है वह इस दुनिया का एक तारिक हिस्सा है। बहुत से लोग ऐसे शैतानी कामों में शामिल होते हैं। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं उन बातों पर ज्यादा ध्यान न दूं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो दूं। बेगम हमीदा की बातें सुनकर मुझे एक सुकून मिला और मैंने अपने आप को दोबारा संगठित करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी नई जिंदगी में कदम रखा और अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत की। मैं अपनी अतीत को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नए प्रोफेसर ने लेक्चर दिया जिसका नाम डॉक्टर आदिल था। वह एक बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक थे। मैं उनकी क्लास में बैठकर उनकी बातों को गौर से सुनती। एक दिन मैंने डॉक्टर आदिल से मुलाकात की और उन्हें अपने सपनों और उन वाकयात के बारे में बताया जो मेरे साथ गांव में पेश आए थे। डॉक्टर आदिल ने मेरी बात सुनकर कहा कि यह सब मानसिक दबाव और डर का नतीजा है। उनकी बातों से मुझे बहुत हौसला मिला और मैं बेहतर महसूस करने लगी। एक दिन डॉक्टर आदिल ने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। मैंने जब उनके घर में कदम रखा तो वहाँ की शांत और सादी फिजा ने मुझे बहुत मुतासिर किया। इसी दौरान मेरी नज़र वहाँ बैठी एक और उम्रदराज खातून पर पड़ी। मैंने जब गौर से देखा तो वह बेगम हमीदा थीं। मैं उन दोनों को एक साथ देखकर हैरान रह गई। बेगम हमीदा ने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया और कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जिंदगी में सुकून भी मिलता है। डॉक्टर आदिल ने बताया कि बेगम हमीदा उनकी वालिदा हैं और वह दोनों मिलकर लोगों को मानसिक मसाइल से निजात दिलाने में मदद करते हैं। इस मुलाकात से मुझे महसूस हुआ कि अब मैं सही हाथों में हूँ और मैं अपनी जिंदगी की मुश्किलों पर काबू पा सकती हूँ। जब मैं अपनी पढ़ाई से फारिग होकर अपनी दोस्त नूरान के साथ अपने गांव वापस आई तो मैंने देखा कि हालात बहुत बदल चुके थे। एक दिन जब मैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए गांव की गलियों में घूम रही थी तो मेरी मुलाकात मेरी मामी से हुई। उन्होंने मुझे बताया कि ऋतिक मेरे पीछे बहुत परेशान रहा है और वह भी मेरे जाने के बाद बहुत बीमार रहने लगी हैं। मामी ने मजीद बताया कि ऋतिक ने उसे भी सब कुछ बता दिया है और वह जाफर और राधा की हरकतों से बहुत शर्मिंदा है। जब मैं अपने घर वापस आई तो मैंने देखा कि जाफर अपने घर के बाहर खड़ा है। वह अंदर दाखिल होते हुए मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा कि वह मुझसे बात करना चाहता है। मैंने उसे कहा कि मैं एक दिन बाद उससे मुलाकात करूंगी और उसके बाद मैं अपनी दोस्त नूरान के घर चली गई। मैंने नूरान को पूरी कहानी बताई और उसे बताया कि मैं अपने काका के घर जा रही हूँ।
मैं जब उनके घर पहुंची तो मैंने वहां एक ऐसा मंजर देखा जो मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। वहां जाफर और उसकी बहन राधा बहुत दुखी थे। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और मुझे बताया कि उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है। जाफर ने बताया कि वह हमेशा से मेरी सच्ची मोहब्बत का कद्रदान था और राधा ने भी बताया कि वह अपने भाई के लिए मुझे इस तरह धोखा देकर बहुत शर्मिंदा है और उसे अपने आप पर भी बहुत अफसोस है। मैंने जब ऋतिक को अपनी मामी के घर देखा तो मैं उससे बात किए बिना ही घर से निकल गई। ऋतिक को इस बात का बहुत अफसोस हुआ और उसने मेरे पीछे भागा। वह मुझे रोककर मुझसे बात करने की इल्तिजा करने लगा और उसकी मिन्नतें करने लगा। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई की चमक देखी और उसे माफ कर दिया। उसके बाद ऋतिक ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने ऋतिक को बताया कि मैं अपने दिल में अब किसी के लिए भी कोई जगह नहीं रखती और मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सी मुश्किलें और परेशानियां सही हैं जिनकी वजह से मेरे अंदर का एतमाद मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। आखिरकार मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और शहर की तरफ वापस चली गई। मैंने एक सुकून भरी जिंदगी गुजारने का फैसला किया और अपने सपनों को पूरा करने में लग गई। मैंने अपने खानदान के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा जोड़ा और अपनी कहानी से सबका हासिल करके दूसरों को भी मानसिक मसाइल से निकलने में मदद करने का इरादा किया। मैंने अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल की और मुझे अब किसी और से मोहब्बत की उम्मीद नहीं थी, बल्कि मैं खुद अपने अंदर छुपी हुई मोहब्बत को ढूंढने की कोशिश करने लगी। मैं अब अपनी जिंदगी में नए ताल्लुकात और नए लोगों को जगह दे रही थी और अपने दिल से हर कड़वी याद को भूल चुकी थी। इस तरह मैं अपनी जिंदगी को एक बार फिर से नए जज्बे और नई उम्मीदों के साथ गुजारने लगी।